फाइन स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हम लोग 3 एडिटोरियल्स पे डिस्कस करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट एडिटोरियल है इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि LOP, लीडर ऑफ अपोजिशन। देखो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पोस्ट है स्टूडेंट, और जानते हो कि फाइनली आफ्टर द गैप ऑफ 10 ईयर्स फाइनली LOP इंडियन पार्लियामेंट में लोकसभा में बना है। श्री राहुल गांधी है ना 18th लोकसभा में अपोजिशन पार्टी के जो मुखिया हैं, जो लीडर है वो बने हैं। तो ये जो पद है LOP का पद, भारत के परिवेश में कब आया ये? क्या ये शुरू से संविधान में था? इसमें स्पीकर का क्या रोल है? डायरेक्शन 123 क्या है? सभी चीज़ हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सेकेंड एडिटोरियल देखो, भारत और बांग्लादेश का जो रिलेशन है वो अद्भुत है। क्योंकि देखो इस बार मोदी जी 3rd टर्म अपना शपथ लिए, तो उस समय शेख हसीना प्रेजेंट थी ओथ में। अब मात्र 15 दिन के अंदर शेख हसीना पहली फॉरेन मिनिस्टर बनी या फॉरेन लोग बनी जो इंडिया में आके विजिट की है फॉर द ऑफिशियल पर्पस। तो इससे साफ साफ दिखता है कि बांग्लादेश और इंडिया का जो रिलेशन है बहुत ही सुंदर रिलेशन है, और इस रिलेशन को चाइना भी नहीं तोड़ सकता है। तो इस तरह का ही रिलेशन डेवलप्ड होना चाहिए, स्पेशली नेबरहुड में, क्योंकि हम नेपाल के साथ तो अपना फिंगर बर्न कर चुके हैं, श्रीलंका के साथ बुरा स्थिति है, मालदीव के साथ भी बुरा स्थिति है, पाकिस्तान छोड़ ही दो, पाकिस्तान के साथ तो शुरू से ही हमारा स्थिति खराब रहा है। तो यदि हम बात करेंगे नेबरहुड पॉलिसी में, तो बांग्लादेश सबसे बेस्ट है। तो इसमें भी समझने का प्रयास, और जो इरिटेंट्स है, कुछ चीज़ है जहाँ पे थोड़ा और क्लैरिटी चाहिए, तो वो भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इसमें। एंड लास्ट वन, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब से नीति आयोग ने इसके ऊपर क्लियरेंस दिया है तब से ये विवाद में आया है। 2021 में क्लियरेंस दे दिया गया था कि ग्रेट निकोबार, अब देखो ग्रेट निकोबार कितना इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक जगह है भारत के लिए। यही निकोबार जो डेनिस के कंट्रोल में था स्टूडेंट, डेनिस कंट्रोल, और ब्रिटिश को दिया गया, फिर ब्रिटिश के द्वारा जापान ने लिया, फिर जापान ने क्या किया, सुभाष चंद्र बोस गवर्नमेंट को दिया। बिल्कुल निकोबार बहुत इंपॉर्टेंट है इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी, और हम जानते हैं कि रिंग ऑफ फायर में भी तुम्हारा ये निकोबार आता है, और यहाँ पे जो प्रजाति है वो एंडेमिक है, वहीं के प्रजाति है। और जिस हिसाब से प्रोजेक्ट को सैंक्शन मिला है तो उस हिसाब से देखोगे तो बहुत सारा ट्रीज काटे जाएंगे यहाँ पे, विच इज़ नॉट गुड। हाँ, तो इसलिए जो इन्वायरमेंटलिस्ट है वो कंसर्न जता रहे हैं इस चीज़ को लेके। तो सभी एडिटोरियल को हम लोग सिलसिलेवार तरीके से देखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट एडिटोरियल देखो, लीडर ऑफ अपोजिशन LOP कैरीज ए ग्रेट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सही बात है, LOP बनना जिम्मेदारी का काम है। ऐसा नहीं कि LOP बन गए तो पूरा हाउस डिसरप्ट करो। अरे आपको कुछ मैंडेट दिया गया है, आपको कुछ कार्य दिया गया है, आपको अपना कार्य को ठीक से निभाना होगा, समझे। तो सिलेबस देखो UPSC का, GS पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। तो इंडियन पर्सपेक्टिव में देखेंगे ही देखेंगे हम लोग, बट हम लोग जो इंग्लैंड का जो मॉडल है, जिस मॉडल से हम लोग अडॉप्ट की है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, वहाँ पे LOP का मतलब क्या होता है। और अभी देखो चुनाव, UK का चुनाव का रिजल्ट भी आ चुका है, करेक्ट। तो इसलिए क्योंकि हमेशा इंडिया का जो तंत्र है उस तंत्र को हमेशा हमें कंपेयर करना होगा दूसरे तंत्र से, और समझना होगा क्या डिफरेंस है, और यदि बाकी तंत्र में कोई बेटर चीज़ है तो उसको अडॉप्ट भी करना होगा। समझ गए ना स्टूडेंट। तो देखो यहाँ पे बात समझो, ये जो जेनेसिस है LOP का, लीडर ऑफ अपोजिशन बनने का, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो याद करो, GB मावलकर पहले स्पीकर बने भारत के, जो कि महाराष्ट्र से आते हैं, और वो अपने एथिकल डिसीजन के लिए जाने जाते थे, बहुत अच्छा कद था उनका। तो उन्होंने नियम बनाया था कि जिसको 10%, जिस पार्टी को 10% सीट आया है, 10% सीट का मतलब है 543 सीट्स है, तो 10% कहोगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 54 हो जाएगा। कम से कम 54 किसी पार्टी को आया है, तो उसका जो मुखिया होगा वही मुखिया क्या होगा? LOP होगा। हम जानते हैं इस बात को कि पहला लोकसभा, दूसरा लोकसभा और तीसरा लोकसभा में किसी भी पार्टी को अपोजिशन पार्टी का दर्जा नहीं मिल पाया, क्योंकि किसी को भी 54 सीट मिल ही नहीं पाया। वो तो 70s की बात है,
इंदिरा गांधी के टाइम की बात है जहाँ पे खुद कांग्रेस टूट के फैक्शंस, दूसरा फैक्शंस बना, तब जाकर वो एलओपी बना है वहाँ पे। मगर हम जीवी मावलकर का डायरेक्शन नंबर 123 को भूल नहीं सकते हैं। यही डायरेक्शन 123 है, हाँ, जहाँ पे ये चर्चा है, जहाँ पे ये बात है कि कैसे रिकॉग्नाइज किया जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जेनेसिस है तुम्हारा स्पीकर का, मतलब ये जेनेसिस जो लीडर ऑफ अपोजिशन का जो बात है ये 1950 से स्टार्ट हुआ। इसमें कहा गया कि 10% मेंबर्स होने चाहिए एटलीस्ट हाउस में किसी पार्टी का, समझे, तब जाके उस पार्टी को रिकॉग्नाइज किया जाए कि पार्टी ऑफ अपोजिशन या अपोजिशन पार्टी बोल के हम रिकॉग्नाइज करेंगे इसको, नंबर 1। अब इसके लिए डायरेक्शन आया था, डायरेक्शन नंबर 123, समझे। इसमें ये इशू किया गया था ताकि रिकॉग्नाइज किया जा सके पार्टी को, कौन सा पार्टी तुम्हारा मेन अपोजिशन पार्टी है, समझे। बट ये पर्याप्त नहीं था विद्यार्थी, क्योंकि स्पीकर का कन्वेंशन अलग चीज़ है, स्पीकर का डायरेक्शन अलग चीज़ है। जब तक पार्लियामेंट में लॉ ना बन जाए तब तक इसका उतना महत्व नहीं है। तो फाइनली देखो 1977 में, क्योंकि एलओपी बन चुका है, तो उसको दिशा दिखाने के लिए 1977 में पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया। उस एक्ट का नाम है सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर्स ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट। बट इसमें यह नहीं बताया कि एलओपी का फंक्शन क्या है, एलओपी को क्या काम करना है। एलओपी से हम बहुत कुछ उम्मीद कर रहे हैं, बट इस एक्ट में एलओपी का क्या कार्य है, एलओपी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके बारे में नहीं लिखा गया है, समझे ना। तो इसमें बच्चे लोग देखो ये भी कह सकते हो कि इस एक्ट में पूरी तरीके से चीज़ों को नहीं रखा गया स्पर्श। जब हम डायरेक्शन 123 और इस एक्ट को क्लब करते हैं तब जाकर तुमको एलओपी का डेफिनेशन निकलता है। तो पहले समझो कि 1977 एक्ट में लिखा क्या गया है। इसमें डिफाइन किया है कि जो एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो लीडर है जो तुम्हारा सरकार के अपोजिशन में है, और इसका ग्रेटेस्ट न्यूमरल स्ट्रेंथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेटेस्ट न्यूमरल स्ट्रेंथ। बट ये ग्रेटेस्ट न्यूमरल स्ट्रेंथ कितना है ये तो बात नहीं किया गया उसमें। ये बात कहाँ पे है? डायरेक्शन नंबर 123 में। तो यानी कि दोनों को जब क्लब किया जाए, जेबी मावलकर का जो डायरेक्शन 123 है और 1977 का एक्ट, दोनों को क्लब किया जाए तो पता चलता है कि जो ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है वो कुछ नहीं 10% ऑफ द टोटल सीट्स है लोकसभा का, समझे। दोनों क्लब करोगे तब जाके जानकारी मिलेगा आपको ये। इसलिए नीचे लिखा गया है विद्यार्थी लोग कि डायरेक्शन 121, अच्छा 123 गलती से बोल दिए, डायरेक्शन 121 और 1977 का एक्ट को यदि क्लब करोगे तब हमें पता चलता है कि यस 10% स्ट्रेंथ होना चाहिए यदि एलओपी को रिकॉग्नाइज करना है तो, समझे ना। और 10% होगा तभी तुमको एलओपी का पद मिल सकता है। हाँ, यहाँ पे सवाल आता है ग्रुप और पार्टी का। ग्रुप और पार्टी में क्या डेफिनेशन है? तो इसमें कैटेगरिकली बोला गया है कि पार्टी होना चाहिए, ग्रुप नहीं होना चाहिए, पार्टी होना चाहिए। पार्टी मतलब इकट्ठा होना चाहिए, ग्रुप नहीं। जैसे अभी देखो इंडिया अलायंस में बहुत सारे अलग अलग लोग सब है ना। इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, और भी छोटे छोटे दल सब है उसमें, शिवसेना का, उद्धव ठाकरे का है। तो ग्रुप नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? पार्टी होना चाहिए। देखो क्या लिखा गया है, द पार्टी विच हैज़ लेस देन 10% शैल बी कैटेगराइज एज अ ग्रुप। जिस पार्टी को 10% से कम मिला है सिर्फ, उसको ग्रुप माना जाएगा, उसको पॉलिटिकल पार्टी नहीं माना जाएगा। पॉलिटिकल पार्टी यानी कि अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी जो, देखो अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे विद्यार्थी लोग, यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा खीर है। यहाँ पे 1977 के एक्ट में ये लिखा गया है कि पार्टी को ही रिकॉग्निशन मिल सकता है, पार्टी को ही रिकॉग्निशन मिल सकता है, और वही का जो सबसे जो चुन के आए उसी को हम लीडर ऑफ अपोजिशन कहेंगे, यानी कि एक पार्टी। और पार्टी का डेफिनेशन क्या रखा गया है कि 10% से अधिक उसको सीट मिलना चाहिए। मैं जब फिर हम एंटी डिफेक्शन का लॉ पर बात करेंगे जो 10th शेड्यूल में दिया गया है, जहाँ पे मर्जर और स्प्लिट का बात होता है पार्टी के अंदर, तो उसमें ग्रुप भी अलाउड है, उसमें ग्रुप भी अलाउड है। और कहोगे कि सर ये क्या कन्फ्यूज़न है? ये कन्फ्यूज़न नहीं है ठीक से सब, क्योंकि 1977 का जो एक्ट बना वो फिर फर्दर अमेंड ही नहीं हुआ। ये एक्ट ज्यों का त्यों पड़ा हुआ, ये एक्ट को अभी भी फॉलो करते हैं। मगर जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो बहुत बाद में बना है, राजीव गांधी के टाइम में बना है वो। तो राजीव गांधी के टाइम में जो बना था एंटी डिफेक्शन लॉ, तो उसमें ग्रुप को पार्टी भी बोल सकते थे। जैसे मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे शिवसेना का जो है, शिवसेना देखो अभी जो महाराष्ट्र के जो सीएम है, क्या नाम है उनका? महाराष्ट्र के जो अभी सीएम है ना, क्या नाम है उनका?
हाँ, एकनाथ शिंदे, वेरी गुड, एकनाथ शिंदे, तो वो भी तो शिवसेना का ही है। और उद्धव ठाकरे का जो है वो भी शिवसेना है, उद्धव ठाकरे गुट शिवसेना का। तो अब ये क्या है कि भले ही इसको 10% हो या ना हो, मतलब ऊपर मतलब लोकसभा में या फिर विधानसभा में, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ तो दोनों जगह लग सकता है। तो उस समय हम पार्टी वाला डेफिनेशन नहीं रखेंगे, उस समय हम ग्रुप 10% से कम भी हो सकता है। और फिर यदि मर्जर होना हो या स्प्लिट होना हो, यदि साथ में आना हो, स्प्लिट होना हो, ये तो स्पीकर ही डिसाइड करेगा, चाहे विधानसभा का स्पीकर हो चाहे लोकसभा का स्पीकर हो। तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं कि पार्टी का डेफिनेशन भले ही 1977 के एक्ट में लिखा गया कि पार्टी का मतलब क्या है 10% से अधिक सीट होना चाहिए, बट एंटी डिफेक्शन लॉ देखोगे तो एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या है कि ग्रुप पार्टी भी हो सकता है। तो दोनों में कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है इस चीज़ को लेके। तो कहोगे सर क्लैरिटी क्यों नहीं है? ये क्लैरिटी तब आ सकता है जब 1977 के एक्ट में आप यदि संशोधन कर दो और आप बोल दो कि ग्रुप भी हो सकता है, बट उस ग्रुप को लिख दो ग्रुप इज इक्वल टू पार्टी एट मिनिमम 10% ऑफ द सीट्स, तब मामला बराबर हो जाएगा। वो अमेंडमेंट ही नहीं हुआ, तो इसलिए यहाँ पे हम केवल पार्टी का बात करेंगे 1977 एक्ट का। बट फिर एंटी डिफेक्शन का लॉ का बात करेंगे तो उसमें ग्रुप इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज एज अ पार्टी। आया क्लैरिटी ये चीज़? और आने वाले समय में भविष्य में जब तुम लोग स्टैटिक करोगे पॉलिटी का तो और क्लैरिटी आएगा, स्पेशली एंटी डिफेक्शन लॉ को लेके। तो देखो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ। एज पर द डायरेक्शन द पार्टी विच हैज़ लेस देन 10%, 10% से कम उसको मिलेगा, उसको ग्रुप माना जाएगा, उसको पार्टी नहीं माना जाएगा। क्योंकि पार्टी यदि माना जाता है तो उसको एलओपी बनता है, उससे ग्रुप को नहीं माना जाएगा। बट ये चीज़ एंटी डिफेक्शन लॉ के साथ अप्लाइड नहीं है, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ में ग्रुप भी एक पार्टी है। समझ गए ना? हाँ, देखो अब यहां पे देख सकते हो तुम लोग कि भारत में जो एक एमपी है वो कितने लोग को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें जो आंकड़ा दिया गया है थोड़ा गलत आंकड़ा दे दिया गया है, 1.8 मिलियन दिया गया है, यानी कि 18 लाख नहीं है। ऑन एन एवरेज देखोगे बच्चे लोग, तो एक एमपी 25 लाख पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है भारत में। समझे? एक एमपी, जैसे यहाँ से गिरिराज सिंह चुन के गए हैं ना, तो कम से कम 25 लाख, मतलब एवरेज ले रहा हूँ मैं, कई जगह हो सकता है 17 लाख हो सकता है, कहीं भी 12 लाख भी हो सकता है, मैं पूरा कंट्री का एवरेज का बता रहा हूँ। तो कम से कम 25 लाख को एक आदमी रिप्रेजेंट करता है भारत में एमपी के रूप में। समझ गए ना? वही तुम देखो यूनाइटेड स्टेट्स में कितना कम है, 6 लाख है। हाँ, चाइना में देखो कितना कम है, ब्राज़ील में कितना कम है। तो हम कह सकते हैं कि वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और एक एमपी कितना लोग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाता है इस सेंस से देखा जाए तो। समझे? दूसरा फिगर देखो कि इस बार जो एनडीए है, बीजेपी प्लस जदयू और प्लस टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू का टीडीपी, तो ये मिला के और एक दो इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, तो 293 सीट्स मिला है। बट यू सी द इंडिया अलायंस कितना मिला है? 233 मिला है, ऑलमोस्ट कह सकते हो 230 है। तो इस बार अपोजिशन बहुत तगड़ा है। और तुम लोग जो देख रहे होगे प्रेसिडिंग पार्लियामेंट का, तो तुमको दिख रहा होगा अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिख रहा होगा, और पूरा अच्छा खासा डिबेट हो रहा है। जैसे ही स्टार्ट हुआ 24 जून को, देख रहे हो ना, रोज ही सोशल मीडिया में कुछ ना कुछ चल रहा है कि आज इसने ये बोला, महुआ मित्रा ने ये बोला, किसी ने किट 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 बोला, ये बहुत चल रहा है। बंगाल का जो थे बहुत वायरल हुए होते हैं। ठीक है, अब सही है गलत है उस पर जाना नहीं चाह रहा हूँ मैं, बस ये बोलना चाहता हूँ कि डिबेट तगड़ा हो रहा है पार्लियामेंट में। हाँ, पार्लियामेंट, राज्यसभा में भी तगड़ा हो रहा है। खड़गे साहब देखो वहाँ पे बहुत तगड़ा डिबेट मार रहे हैं राज्यसभा में। लोकसभा में तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, महुआ मित्रा सब अपना जोर शोर से डिबेट कर रहे हैं। दूसरा फिगर देखोगे स्टूडेंट, तो राज्यसभा में देखो बीजेपी को 106 है, जबकि 89 देखोगे तो इंडिया गठबंधन का है। तो कहने का मतलब क्या, केवल लोकसभा तक ही बात नहीं है डिबेट का बात होगा फिर राज्यसभा में भी। स्ट्रेंथ देखो, समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ो, यहाँ पे देखो, बट ये बहुत ही डिसमल कंडीशन है स्टूडेंट कि सैलरी बहुत कम है हमारे इंडियन एमपीज़ का। यदि परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखा जाए, यानी कि जो पैसा है उस पैसे से आप कितना चीज़ खरीद सकते हो। जानते हो ना कि जीडीपी को 2 तरीके से देखा जा सकता है, एक आप नॉमिनल टर्म्स में देख सकते हो, एक आप पीपीपी टर्म्स में देख सकते हो। परचेजिंग पावर पैरिटी, अब मैं थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के लिए, सहूलियत के लिए तुम लोग को बता देता हूँ। नॉर्मली $1 इज इक्वल टू कितना होता है? 80 रुपया
मान के चलते हैं कि 80 रुपये 85 होगा, चलो 85 ही मान के चलते हैं। $1 इज इक्वल टू 85 रुपीज़ अभी का जो स्थिति है, ठीक है। यानी कि आपने $1 लिया तो अब कितना पैसा देना पड़ेगा, 85 रुपीज़ देना पड़ेगा, करेक्ट। मगर तुम खुद सोचो कि एक जो तुम कॉफ़ी पी रहे हो यूनाइटेड स्टेट्स में, तो लेट से $1 लग रहा है। अब भारत में जब तुम एक कॉफ़ी पी रहे हो तो लेट से तुमको 20 रुपया लग रहा है, मान के चलते 20 रुपया। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब कॉफ़ी का बात आएगा, खरीदने का बात आएगा, तो उस समय तो $1 इक्वल टू 20 रुपया हो जा रहा है। तो इसको बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी कि उस पैसे से आप खरीद कितना सकते हो चीज़। और इस टर्म में इंडिया 3rd लार्जेस्ट जीडीपी है, पी टर्म्स में, समझे। नॉमिनल टर्म्स में इंडिया 5th लार्जेस्ट जीडीपी है, पी परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से इंडिया 3rd लार्जेस्ट जीडीपी कंट्री आता है। आया समझ में ये चीज़। तो यहाँ पे जो आंकड़ा दिया गया वो पी टर्म्स में दिया गया। देखो पी टर्म्स में भी बहुत पीछे है भारत। यूएस का देखो कितना ज़्यादा है, इंडिया देखो कितना कम है, $52,000 बस, जो कि बहुत कम है। होप सो समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। दूसरा देखो, समझ में आ गया ना, तो बहुत कम है। देखो ना यूएस ब्राज़ील कितना आगे है हमसे, यानी कि हमारे एमपीज़ को भी उतना सैलरी नहीं मिल रहा है जितना वो सैलरी डिजर्व करता है। एक तो हमारे एक एमपी 25 लाख को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा है। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के मेंबर्स हैं वो सब। ये देखो, मगर ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि 17th लोकसभा जो हुआ अभी, जिसमें कोविड भी आया, एक रीजन कोविड के वजह से भी सिटिंग नहीं हुआ है ठीक से, जो होना चाहिए था। मात्र बताओ 17th लोकसभा जो 5 साल का चला, मात्र 55 डेज ही पार्लियामेंट काम किया है। बहुत डिसमल कंडीशन। यूएस से देखो 164 डेज काम किया है, ठीक है। वहाँ 4 साल का होता है, स्टूडेंट जानते हो तुम लोग। यहाँ 5 साल के लिए चुनाव होता है, वहाँ 4 साल के लिए होता है। अभी इलेक्शन होगा ना वहाँ पे भी, या प्रोसेस में ही है, चल रहा है सब। यूके देखो, यूके तो 5 ईयर्स के लिए है, 152। ब्राज़ील देखो 107। इंडिया देखो बहुत डिसमल कंडीशन है, समझे। आगे देखो स्टूडेंट, तो लीडर ऑफ अपोजिशन, तो यदि लीडर ऑफ अपोजिशन बनना यानी कि एलओपी बनना है तो क्या होना चाहिए, दोनों को डायरेक्शन 123 मावलकर रूल्स अब प्लस 1977 का एक्ट दोनों क्लब किया जाए, तो इसका मतलब यही नहीं हुआ कि एलओपी बनना है तो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए आपका कम से कम 10% से ज़्यादा होना चाहिए, 10 या 10 से ज़्यादा होना चाहिए। सही बात है ना। हाँ, मगर हम ये जानते हैं, मैंने शुरू में ही बता दिया कि 10th शेड्यूल जिसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि राजीव गांधी के टाइम में लाया गया था कि सरकार स्टेबल रहे। क्योंकि जानते हो कि आया राम गया राम, सुने हो ये चीज़, कि कोई भी पार्टी बदल दिया उसको मिनिस्टर बनना है तो एक बार कमेंट हुआ था, तो उसी के बाद वो लोकति वो प्रभाव बन गया। ये पार्लियामेंट का एक उस समय के जो मिनिस्टर थे उन्होंने दिया था। एक हरियाणा का कोई एक कैंडिडेट था, वो देखता था कि जिसके तरफ हवा है उसी की तरफ ज्वाइन कर लो। वो बहुत कम दिन के अंदर ही कितना पार्टी को चेंज कर लिया था। तो उसको वो करने के लिए, उसको चिढ़ाने के लिए कहो या मैसेज देने के लिए मिनिस्टर ने खुद बोला था कि आया राम गया राम, क्योंकि उसका नाम राम था। आया राम गया राम। और देखो बाद में वो तुम्हारा प्रभाव बन गया, मुहावरा बन गया हिंदी का। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया। यदि कोई भी पार्टी से कोई भी मेंबर हटना चाहता है तो फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा वो, नहीं तो रातों रात बदल लेता है पार्टी मिनिस्टर बनने के चक्कर में, कुछ गेन के चक्कर में। तो ये ना हो। अब देखो रातों रात यदि एक पार्टी से यदि मेंबर इस तरह टूट जाए तो पार्टी तो फिर टूट जाएगा पूरी तरीके से। तो एंटी डिफेक्शन लॉ में यही नियम है कि मर्जर के लिए कितना मेंबर्स चाहिए और स्प्लिट के लिए कितना मेंबर्स चाहिए। हालांकि ये अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, इसमें अभी भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। क्योंकि जब महाराष्ट्र का एपिसोड हुआ था तो एंटी डिफेक्शन लॉ का जो लिमिटेशन है वो पता चला था, और भी बहुत गलत तरीके से हुआ है वहाँ पे, ऐसे एक्सपर्ट कहते हैं। एनीवे यहाँ पे देखो कि जो 10th शेड्यूल का जो इनेक्टमेंट हुआ है वहाँ पे देखो कैटेगराइजेशन ऑफ पार्टीज इनटू पार्टीज एंड ग्रुप्स इरेलेवेंट। देखो ग्रुप्स का कोई मतलब नहीं है, सब पार्टीज, यानी कि 10% आपको नहीं भी मिला तो यू आर पार्टी। उससे ठीक उल्टा है ना 1977 एक्ट से, वहाँ पे क्या कि 10% आएगा देन यू आर पार्टी, उससे नीचे क्या है ग्रुप हो। तो यहाँ ग्रुप का कोई मतलब नहीं, ऑल आर पार्टीज। तो वही बात है। द अंडर दिस शेड्यूल ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इरेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ मेंबर, कितना भी हो, ऑल आर द पार्टीज। ठीक है, क्योंकि द टर्म ये जो ग्रुप वाला चीज़ इस 10th शेड्यूल में रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया है।
तो थोड़ा सा तुम लोग कन्फ्यूजन नहीं लग रहा है क्या कि वहाँ पे ग्रुप का बात है, वहाँ पे पार्टी का बात है, यहाँ पे कोई ग्रुप ही नहीं है, यहाँ पे केवल पार्टी है 10 शेड्यूल के अंदर। ऐसा क्यों हुआ? तो देखो उसका रीजन दिया गया है क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन एक्ट जो 1977 का था हैज़ नॉट बीन अमेंडेड, वो अमेंड ही नहीं किया गया 10 शेड्यूल के बाद। यदि वो अमेंडमेंट होता तो उसमें जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई किया जा सकता था। समझ गए ना? हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखो कि ये देखो LOP लोकसभा में जो इस बार राहुल गांधी जी बने हैं, इट प्लेज अ वेरी ग्रेट सिग्निफिकेंस। कुछ मतलब है स्टूडेंट, ऐसे नहीं। और ये जो परंपरा है कहाँ से लिए हैं? ब्रिटिश पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन से लिए हम लोग। अब देखो ब्रिटिश का मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि चुनाव अभी हो रहा है। देखो ब्रिटेन में गजब का अरेंजमेंट है। शैडो कैबिनेट होता है स्टूडेंट वहाँ पे। शैडो कैबिनेट का मतलब क्या है कि जस्ट लाइक मिरर, आप अपना चेहरा देखते हो ना मिरर में, सेम दिखता है ना। तो यहाँ पे समझो कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर होंगे, और अभी भी जानते हो क्वीन का शासन चलता है ऊपर से, क्वीन और प्रिंस उसका अभी चार्ल्स है कि नहीं है। जो क्वीन मरी तो उसके बाद वो आया ना किंग आया ना जी, किंग अपॉइंट करता है, अपॉइंट मतलब जो चुन के आया तो उसको वो करता है, रिकॉग्नाइज करता है। अब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट मतलब प्राइम मिनिस्टर होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर होगा, डिफेंस मिनिस्टर होगा, दुनिया भर का एक टीम रहेगा। ठीक इसका अपोजिशन में शैडो कैबिनेट होगा, जितना कैबिनेट में मेंबर होगा ठीक शैडो कैबिनेट होगा, और वहाँ जो लीड करेगा वो तुम्हारा LOP है। इसका मतलब जब इसका सत्ता गिरा तो वो पूरी तरीके से पहले से ही रेडी है, वो आके इसको रिप्लेस कर लेगा। और उसमें फाइनेंस मिनिस्टर है, उसमें डिफेंस मिनिस्टर भी है, उसमें सभी मिनिस्टर प्रेजेंट है जो तुम्हारा गवर्नमेंट में प्रेजेंट है, उसका शैडो है, इसलिए शैडो कैबिनेट कहा जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ब्रिटेन में LOP का मतलब है, LOP का मतलब है नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग। वो प्राइम मिनिस्टर वेट कर रहा है और वो इतना उसको अधिकार है कि वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से बोल सकते हैं क्या क्या किया, जरा दिखाना जरा कागज पत्तर, क्या क्या हुआ अभी तक। अब सब काउंटर कर सकता है एक दूसरे को। गजब का व्यवस्था ना। ये चीज़ तो भारत में भी होना चाहिए था। यदि भारत में ऐसा होता तो अपोजिशन बहुत और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। आखिर अपोजिशन को पावरफुल बनाना बहुत जरूरी है डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। जस्ट लुक कि ब्रिटिश पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन में क्या है कि ही इज कॉल्ड द प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग। देख रहे हो ना, LOP लीडर ऑफ अपोजिशन का मतलब प्राइम मिनिस्टर जो वेट कर रहा है। हाँ, जैसे किंग ने क्या किया कि इसका सरकार गिरा दिया, वो बहुमत से चूक गया, तो तुरंत दूसरा रेडीमेड पहले से बना हुआ शैडो कैबिनेट वो तुरंत रिप्लेस कर लेगा। तो यही तो हो रहा है ऋषि सुनक के साथ, यही तो हुआ। ऋषि सुनक गए, अब वो लीड कर लेगा, और उसमें से जो सबसे पसंदीदा जो फेवरेट जो कैंडिडेट होगा वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। जो बात है, LOP का ही चांस है PM बनने का, इसलिए तो बोल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग। इसलिए स्टूडेंट देखो, ही देयरफॉर फॉर्म्स ए शैडो कैबिनेट ऑफ हिज कलीग्स इन पार्टी। देख रहे हो ना, इसलिए जो LOP है वो शैडो कैबिनेट बना रहा है, उसका वो मुखिया है, जैसे वो सत्ता गिरा वो रिप्लेस कर लेगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, वेस्ट मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का। अब देखो वेस्ट मिनिस्ट्रियल वर्ड आया है, वेस्ट मिनिस्टर का मतलब होता है वो जगह का नाम है। ब्रिटेन में एक जगह है, उस जगह का नाम वेस्ट मिनिस्टर है, तो परंपरा के हिसाब से उसको वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नेंस कहा जाता है, यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस कहा जा रहा है उसको। समझ गए ना? आगे देखो, तो क्या समझते हो शैडो कैबिनेट ऑफ यूके? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि शैडो कैबिनेट जो बनता है लीडर ऑफ LOP के अंडर बन रहा होता है। LOP क्या है तुम्हारा? वो जस्ट शैडो प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है वो। समझ गए ना? ट्रेडिशन के हिसाब से कहोगे कि शैडो कैबिनेट देखो पूरा पॉलिसी, गवर्नमेंट का जो एक्शन है, पॉलिसी है, सबको स्क्रूटिनी करता है, वो सबको देखता है और सुझाव भी देता है कि इकोनॉमिक्स में मान लो कोई पॉलिसी फेल कर गया तो ठीक इधर से सुझाव भी मिलेगा उसको कि ऐसा नहीं ऐसा करो, अगले वाले को मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट टाइम वही होगा, फिर आएगा। तो चेक एंड बैलेंस जो कहते हैं, परफेक्ट चेक एंड बैलेंस ब्रिटेन में। इंडिया में ये सब चीज़ नहीं है। समझ गए ना? हाँ, शैडो कैबिनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि मिरर है, मिरर इमेज है एक तरह से। हर इंडिविजुअल्स का, हर जो रियल कैबिनेट है उसमें जितने भी मेंबर्स है, ठीक उसका रेप्लिका तुम्हारा शैडो कैबिनेट में बैठा हुआ है। तो कहेंगे ये कि शैडो कैबिनेट है ना? तो देखो वही, दिस अपोजिशन मेंबर्स फेमिलराइज देमसेल्फ फुली विद द ऑपरेशन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि टोटल पता है सरकार कर क्या रहा है। शैडो कैबिनेट का जितने भी मेंबर सबको पता है क्या क्या चल रहा है, यानी कि अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों मिला के देश चला रहा है वहाँ पे। ये प्रेशर डालेगा ना उसको, इसको सब पता है कि वो एक्शन क्यों ले आया है। नहीं पता तो ये पता करेगा।
पीछे जाकर वो क्रिटिसाइज करेगा पॉलिसी सबको। दे कैन सीक ऑल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटायर गैमट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट। जितना भी सरकार अपना एक्टिविटी चला रही है सबका वो रिपोर्ट ले सकता है शैडो कैबिनेट। ठीक है, तो इसलिए देखो कितना खास बात है यहाँ पे कि सरकार का जो पॉलिसी है उसको क्रिटिसाइज कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन क्रिटिसाइज कर सकता है और एक अपना अल्टरनेटिव पॉलिसी दे सकता है। तो यूके में इतना सुंदर व्यवस्था है। तो एलओपी देखो विद्यार्थी लोग, जहाँ तक सवाल है भारत का, तो भारत में लौट के आते हैं। ये जो एलओपी का जो कॉन्सेप्ट है आया तो शुरू से ही जीबी मावलकर साहब ला दिए थे। ये अलग बात है कि फर्स्ट लोकसभा, सेकंड लोकसभा, थर्ड लोकसभा में किसी को 54 सीट मिला ही नहीं किसी पार्टी को, समझे, इसलिए नहीं हुआ। यानी कि ग्रुप बना उस समय, पार्टी नहीं हुआ तो ग्रुप बना, इसलिए ग्रुप को तो कभी रिकॉग्नाइजेशन होगा ही नहीं 10% वाला चीज। बट कहोगे एक्ट में, कहोगे तो 1977 में एक्ट बना तो उस एक्ट के हिसाब से ही रिकॉग्निशन मिला है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो लीडर ऑफ अपोजिशन का जो बात है इंडियन पार्लियामेंट में, इसका जो स्टैट्यूटरी पोजीशन है वो 1977 से बरकरार है। कन्वेंशन तो शुरू से है जीबी मावलकर रूल्स के, मगर पार्लियामेंट के लॉ के हिसाब से देखो तो 1977 से वो कैरी ऑन है। ठीक है, और देखो स्टैट्यूट डज नॉट, देखो बुक लिखा गया 1977 के एक्ट में ये नहीं बताया गया विद्यार्थी लोग कि क्या फंक्शन है लीडर ऑफ अपोजिशन का, काम क्या है वो नहीं बताया गया है। एक्चुअल में काम भी बता देते तो और ज़्यादा बेटर होता, नहीं क्लैरिटी मिलता। अभी देखो तुम यूके में देखो, यूके में कितना क्लैरिटी है, फुल क्लैरिटी है कि नहीं है। हाँ, ट्रेडिशनली देखो अब क्या लिखा गया कि कौन बनेगा एलओपी, तो सीनियर मोस्ट मेंबर बनेगा, ये ट्रेडिशनल है। बट ऐसा नहीं हुआ इस बार राहुल जी बने हैं, राहुल जी से भी ज़्यादा सीनियर लोग थे उसमें। डी सूर्य जानते हो ना कि 8 बार चुन के आया है, वो भी बन सकते। बट ये एक कन्वेंशन है जो ये नहीं कि इसको फॉलो किया जाए। एलओपी हैज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्फॉर्म द नेशन, सरकार कहाँ पे फेल कर रही है, बट विथ ट्रू डेटा, सही तरीके से, ऐसा नहीं कुछ भी बयान दे दिए, है ना, और विथ ग्रेट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जान रहे हो उनके राजनाथ सिंह और राहुल जी के बीच में डिबेट हुआ था अग्निवीर को लेके, और अभी भी मुद्दा गर्म है कि 1 करोड़ मिलता है कि नहीं मिलता है कंपनसेशन, उसको लेके बहुत बड़ा डिबेट है। तो फिर उसके बाद राजनाथ सिंह उठे अपना लोकसभा में और बोले कि गुमराह किया जा रहा है अपोजिशन पार्टी के द्वारा, हम 1 करोड़ देते हैं। फिर राहुल गांधी गए पंजाब में फिर वीडियो जारी किए कि अग्निवीर शहीद को मिला ही नहीं पैसा, अब किस तरह का दलील दे रहे हैं। तो अभी बहुत चल रहा है पीछे घमासान अग्निवीर को लेके। ऐसे भी जानते हो अग्निवीर को लेके बहुत वो है, तुम्हारा प्रोटेस्ट है भारत में। तो एलओपी का काम बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, समझे ना। और ये देखो, अब देखो ये लास्ट पॉइंट मैं कहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट होगा इस एडिटोरियल्स का। ये पार्लियामेंट्री बिलीव है, पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन है कि जब एलओपी कभी भी इंटरवेंशन कर सकता है किसी भी चीज़ पे विदाउट गिविंग एनी नोटिस। आमतौर पे क्या होता है विद्यार्थी लोग, आपको नोटिस देना पड़ता है। जैसे मान लो कि कुछ भी मिनिस्टर से तुमको कुछ पूछना है तो यू हैव टू गिव नोटिस, आपको राइटिंग में पहले लिखना होगा, तब उस हिसाब से मिनिस्टर कुछ बोलता है, पार्लियामेंट का जो रूल्स है। मगर यदि कहोगे पार्लियामेंट्री ट्रेडिशंस में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है पूरा स्पीकर पे कि स्पीकर कैसे इस चीज़ को कैरी करता है कि एलओपी को जरूरी नहीं है कि नोटिस लिखना है। एलओपी कभी भी सवाल पूछ सकता है, और कभी भी सवाल पूछेगा तो मिनिस्टर को उठ के जवाब देना चाहिए। बस सबसे बड़ी बात है कि उसके लिए स्पीकर को बहुत ही इम्पार्शियल होना होगा, उसको एथिकल लाइन में चलना होगा, क्योंकि एलओपी है जी, एलओपी का कद होता है, समझ पा रहे हो ना। तो वही बोला है कि ये वेल एक्सेप्टेड पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन है। देखो कहीं लॉ में नहीं दिया गया, ये पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन परंपरा है एक तरफ से कि जो एलओपी है वो कभी भी इंटरवीन कर सकता है किसी भी मैटर में बिना नोटिस दिए हुए, क्योंकि नोटिस देने वाला वो सिस्टम है भारत में, कहीं पे भी ऐसा सिस्टम है। वो कभी भी बोल सकता है कि प्रधानमंत्री को यहाँ पे रहना चाहिए क्योंकि डिबेट बहुत सीरियस है, वो कभी भी बोल सकता है, और प्राइम मिनिस्टर को रहना भी चाहिए। ये हम लोग पार्लियामेंट्री ट्रेडिशंस के हिसाब से बात कर रहे हैं। मगर ये लागू करवाना नहीं लागू करवाना ये पूरा डिपेंड करता है गार्जियन ऑफ द लोकसभा, डेट इज स्पीकर के ऊपर, समझे ना। तो ब्रिटिश ट्रेडिशन में देखो, प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली इन्फॉर्म्स द लीडर ऑफ अपोजिशन अबाउट मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव्स। वहाँ डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर कोई भी नया पॉलिसी लेके आ रहा है तो लीडर ऑफ अपोजिशन को बताएगा देखिए हम ये लेके आ रहे हैं। तो व्हाट अबाउट द इंडिया में भी ये चीज़ होना चाहिए। तो एलओपी का जो कद है, स्टेटस, उसको बढ़ाना जरूरी है। क्यों बढ़ाना जरूरी है? तभी रियल डेमोक्रेटिक कंट्री हम लोग बन पाएंगे, डेमोक्रेसी ट्रू लेवल पे हमें दिखेगा। तो एलओपी का स्टेटस बढ़ाने की जरूरत है भारत में भी, यही एसेंस है इस एडिटोरियल का, समझ गए ना। चलो आगे चलते हैं स्टूडेंट, सेकेंड एडिटोरियल।
इंडिया शुड काउंटर चाइना विद इट्स बिगिन ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच। यानी कि देखो कहने का मतलब क्या है, थोड़ा कहानी समझ लो स्टूडेंट। पहले तो देखो सिलेबस, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन। देखो चाइना, हर जगह ही चाइना का चर्चा है। देखो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, चाइना कर क्या रहा है, चेक बुक डिप्लोमेसी। कितना पैसा चाहिए तुमको, हम दे रहे हैं। बस सबसे बड़ी बात है कि चाइना का जो तरीका है वो गलत तरीका है। चाइना कहीं पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना देता है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर तुम्हारा कन्वर्ट हो जा रहा है वाइट एलिफेंट में। वाइट एलिफेंट का मतलब है कि ऐसा प्रोजेक्ट बना दिया जिसकी वजह से कोई ट्रैफिक वहाँ पे नहीं है, कोई इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं है। जैसे एग्जांपल देखो, श्रीलंका में भी पोर्ट बना दिया था और उस पोर्ट पे कोई तो एयरपोर्ट भी बनाया, पोर्ट भी बनाया, स्पेशली एयरपोर्ट जब बनाया था तो वहाँ पे कोई ट्रैफिक ही नहीं है। तो क्या किस काम का वो एयरपोर्ट? ऐसे मान लो कि यहाँ पे मेट्रो बना दी है, अब मेट्रो में चढ़ने वाला आदमी नहीं है तो किस काम का मेट्रो? वही तरह देखो अभी अफ्रीका में, अफ्रीका का बहुत सारा कंट्री में इसने प्रोजेक्ट बना दिया और वो सब वाइट एलिफेंट हो गया। जिम्बाब्वे बेस्ट एग्जांपल जिम्बाब्वे का मैं दे रहा हूँ। तो चाइना पे हमेशा ये चीज़ आरोप लगता है, ये आरोप सही भी है कि चाइना क्या कर रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के द्वारा अपना ट्रेड फैलाने के लिए सबको लोन दे रहा है। ये लो तुम लोन दो और चाइनीज़ इंजीनियर लोग को, चाइनीज़ एम्प्लॉय को रख रहा है। जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, सॉरी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर देखो, जो कि पाकिस्तान से पास होता है। वहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान का, वो भी अपोज कर रहे हैं कि चाइना को देने की क्या जरूरत था। और सबसे बड़ी बात है कि जब कॉरिडोर बन रहा है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान क्या वो जगह है जहाँ पे इकोनॉमिक वायबिलिटी होगा उस प्रोजेक्ट का? सवाल ये है। अरे तुम मॉल बना दिया, तुम कुछ बना दिया, वहाँ पे आदमी खरीदने वाला है तो क्या काम का है वो चीज़? तो क्या ट्रैफिक वहाँ पे आएगा? सवाल ये है। क्या वहाँ पे पैसा क्रिएट होगा? सवाल ये है। तो चाइना जानते हो चेक बुक डिप्लोमेसी है, जितना चाहिए वो पैसा दे देगा और ब्याज भी ज़्यादा ले रहा है एज़ कम्पेयर टू मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक। इसे कंपेयर में ज़्यादा पैसा लेता है। और सेम चीज़ यहाँ पे भी देखने को मिला है कि बांग्लादेश में भी बहुत सारा प्रोजेक्ट बनाया है, मगर उसके बावजूद भी बांग्लादेश का ध्यान ज़्यादा इंडिया की तरफ है, क्योंकि उसको पता है कि इंडिया जो है कभी भी गलत काम नहीं करता है। भारत ने कभी भी किसी का ज़मीन नहीं हड़पा, कभी ऑक्युपाई नहीं किया भारत ने किसी का ज़मीन। और चाइना ऐसा नहीं है। चाइना देखते हो ना, जहाँ मन मिला, जैसे साउथ चाइना सी में क्या करके रखा है चाइना ने। तो उस दृष्टिकोण से देखोगे तो भारत, यदि भारत चाइना को काउंटर करना बड़ी बात है, चाइना इकोनॉमिक माइट है चाइना का। यदि भारत को चाइना को काउंटर करना है अपने नेबरहुड कंट्रीज़ में, तो इंडिया कैसे कर सकता है, यानी कि भारत कैसे कर सकता है? ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच से। जैसे देखो नेपाल के साथ हमारा रोटी और बेटी का एग्रीमेंट रहा है ना, हमारे बेटी जाते हैं वहाँ से, फिर बेटी आती भी है भारत में, है ना, वहाँ के लोग आते हैं यहाँ कमाने के लिए। बहुत अच्छा रिलेशन है, राम जी सीता जी देखो कितना अच्छा कनेक्शन है पूरा ट्रेडिशन से। अब उसमें देखो अभी क्या हुआ, सब नेपाल वाला लोग सब पूरा प्रो चाइनीज़ हो गया, चाइना के पाले में चला गया वो। पाकिस्तान छोड़ दो, पाकिस्तान पहले से उधर है। श्रीलंका में भी वही हुआ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है भारत के लिए कि जितने भी नेबरहुड है भारत के, जितने भी नेबरहुड कंट्रीज़ हैं, भारत को बाय पार्टीजन सपोर्ट नहीं है। बाय पार्टीजन सपोर्ट का मतलब होता है कि दो पार्टी रहता है ना जी, एक पार्टी सत्ता में रहता है, एक अपोजिशन में रहता है। तो यदि सत्ता वाला इंडिया को सपोर्ट कर रहा है तो अपोजिशन वाला इंडिया को वो कर रहा है, फेवर नहीं कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो अपोज करने वाला फिर सत्ता में आएगा क्योंकि अपोजिशन है वो, तो फिर इंडिया के साथ रिलेशन खराब हो जाएगा। यही मालदीव्स का हुआ और यही बांग्लादेश में भले ही शेख हसीना लंबा समय से जीत रही है, तो जो दूसरा ग्रुप है तुम्हारा, वो तो भारत को पसंद नहीं करता है। श्रीलंका में भी यही हुआ, तो ये प्रॉब्लम है। नेपाल में भी यही हुआ, समझे? तो देखो ऐसे बीच देखो यहाँ पे कैसे दिखता है कि बांग्लादेश के साथ हमारा रिलेशन बहुत ही अच्छा है। कैसे दिखा तुमको ये चीज़? देखो बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, वो तुम्हारा जब मोदी जी थर्ड टाइम जब अपना प्राइम मिनिस्टर का ओथ ले रहे थे, तो उस समय उस विजिट में आई थी। हालांकि इंडिया का परंपरा है कि कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है तो जो नेबरहुड कंट्रीज़ वाले जो प्राइम मिनिस्टर मुखिया वो आके अटेंड करते हैं, ये परंपरा है शुरू से है, समझे ना। इससे पहले भी ये परंपरा कायम था। तो ठीक है, प्राइम मिनिस्टर आई, वो आना बड़ी बात नहीं है। वो आई, घर गई अपना बांग्लादेश, अब फिर 15 दिन के बाद फिर आई है वो, ये मायने रखता है। यानी कि फर्स्ट है वो। देखो सी मेड अनदर विजिट टू इंडिया। हाँ, तो इससे दिखता है कि ये दो कंट्री जो है, ये दो नेबर जो है इंडिया और बांग्लादेश, ये डीप हिस्टोरिकल लिंक को शेयर करता है, बहुत अच्छा रिलेशन शेयर करता है। बस कुछ कुछ मुद्दा है जो दोनों के बीच में इरिटेंट है, जैसे टिस्टा रिवर वाटर शेयरिंग को लेके और कुछ इलीगल इमिग्रेशन को लेके भी है।
बांग्लादेश के लोग सब बहुत सारे इंडिया में सेटल्ड है ना, NRC दुनिया भर का जो इशू चलता है। तो दो इशू अभी इरिटेंट है दोनों कंट्री के बीच में, मगर इरिटेंट होने के बावजूद भी दोनों कंट्री बहुत अच्छे से अपना रिलेशन को निभा रहे हैं। इसी को ना बोलते हैं जी म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी करना जरूरी है। इरिटेंट रहेगा, दिक्कत रहेगा, फिर भी कैसे साथ चले। और तुम लोग को पता होना चाहिए विद्यार्थी लोग कि एशिया में, स्पेशली साउथ एशिया में इंडिया का सबसे ज़्यादा किसी के साथ व्यापार होता है, इंडिया सबसे ज़्यादा सरप्लस है तो बांग्लादेश, और यदि पूरा वर्ल्ड में देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स। मगर चाइना और बांग्लादेश का जो ट्रेड होता है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया और चाइना का जो ट्रेड होता है, समझे ना। देखो यहाँ पे तो शेख हसीना फर्स्ट फॉरेन लीडर बनी भारत में विजिट करने वाले जब से हमारा ये नया NDA का सरकार बना है, तो इससे रिलेशन साफ साफ पता चलता है। देखो वो भी कम थोड़ी है, वो भी 5th टर्म एज अ बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर के रूप में वो आगे बढ़ रही है, तो उसमें भी उसने कोशिश कर रही है, यानी कि शेख हसीना यानी कि बांग्लादेश कोशिश कर रहा है कैसे बैलेंस किया जाए चाइना और इंडिया को, क्योंकि चाइना से ट्रेड करता है, BRI पास होता है वहाँ से, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बांग्लादेश से भी, क्योंकि वो तो हमारा कंट्री नहीं है ना, तो वो जो चाहे वो करे अपना, मगर फिर भी वो बैलेंस करने का प्रयास कर रही है ना। बाकी जो कंट्री देखो, नेपाल देखो, श्रीलंका देखो, मालदीव देखो, तो पूरा चाइनीज है सब। बांग्लादेश देखो इसमें एक्सेप्शनल है कि बांग्लादेश बैलेंस करना, क्योंकि बांग्लादेश को पता है कि इंडिया का वजह से ही हम बने हैं। 1971 में इंडिया ही बनाया उसको, जान रहे हो ना, तो भूली नहीं है वो चीज़, और इंडिया के साथ रिलेशन बहुत बेहतरीन है। आगे देखो तो इंडिया हैज़ बीन सीकिंग टू मोबिलाइज वेरियस कंट्रीज इन इट्स इमीडिएट नेबरहुड। सही बात है ना कि इंडिया कोशिश करता है कि अपने नेबरहुड कंट्रीज जो है उसको लेके चले। तो प्राइम मिनिस्टर देखो, हमारे प्राइम मिनिस्टर हमेशा कोशिश करते हैं कि नेबरहुड फर्स्ट अप्रोच के साथ हम आगे बढ़े ताकि चाइना को काउंटर किया जाए, क्योंकि चाइना जानते हो साउथ चाइना सी, इंडियन ओशन रीजन में कितना गजब का प्रेजेंस है उसका। तो ऐसा प्रेजेंस है और नेबरहुड हमारे साथ नहीं रहा तो फिर दिक्कत है, फिर तो चाइना बाजी मार लेगा फिर, और डर रहता है। आगे देखो यही तो कारण है कि हम भी पोर्ट बना रहे हैं उसको घेरने के लिए। जीवावती में हमारा भी पोर्ट है कि नहीं है, इधर ग्वादर पोर्ट बनाया तो हम चवार पोर्ट बनाए, शाही बेइज्जती पोर्ट है ना, इधर कैपी पोर्ट बनाया तो कोशिश करें कि अंडमान में भी पोर्ट बना के हम घेरे उसको। तो इस बार जो शेख हसीना आई है तो 10 एग्रीमेंट्स पे बात हुआ। वो एग्रीमेंट क्या क्या है स्टूडेंट, कौन सा एरिया है, डिफेंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी, ब्लू इकोनॉमी समझते हो ना, फिशिंग से रिलेटेड, स्पेस, टेलीकम्युनिकेशन, ग्रीन टेक्नोलॉजी, मेडिसिन और रेलवे कनेक्टिविटी को और बेटर करना। तो ये 10 तुम्हारा एरिया ऑफ कॉपरेशन है। और उसमें देखो बहुत इंपॉर्टेंट नुमलीगढ़ रिफाइनरी जो आसाम का है उसको कनेक्ट करना, तुम्हारा वहाँ से पाइपलाइन बिछाया जाएगा ताकि डीजल सब बांग्लादेश में ट्रांसपोर्ट हो सके। तो ठीक है, हमारा व्यापार क्रिएट होगा। और दूसरी बात है कि इंडिया ने कहा है कि ठीक है हम बांग्लादेश से तुमको इलेक्ट्रिसिटी दिलवा देंगे, तो भूटान से तुमको इलेक्ट्रिसिटी दिलवा देंगे, क्योंकि भूटान इज़ नोन फॉर द हाइडल प्रोजेक्ट्स। और देखो भूटान के लिए तो हम ही सब कुछ है। इंडिया क्या करता है कि प्रोजेक्ट जाकर बना भी देता है और इलेक्ट्रिसिटी खरीद भी लेता है। तो भूटान के लिए तो वी आर द बेस्ट। अच्छा रिलेशन है भूटान के किंग के साथ हमारा, है कि नहीं बताओ तो वही देखो इसमें प्रपोज ट्राइलेटरल हाइड्रो पावर एग्रीमेंट में यही हुआ कि इंडिया एग्री किया कि ठीक है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट आपको हो जाएगा बांग्लादेश को फ्रॉम भूटान। समझ में आया ना स्टूडेंट। तो इंडिया इतना कुछ कर रहा है। देखो हाँ, थोड़ा सा समझो कि ये टिस्टा वाटर शेयरिंग जो है ये थोड़ा इरिटेंट रहा है शुरू से। अब देखो ये बच्चे लोग क्या है, टिस्टा रिवर कहाँ से निकलती है, सिक्किम से टिस्टा रिवर निकलती है। रंगित रिवर क्या है, इसका ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और टिस्टा रिवर जो बहती है तो ये नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करती है, समझे ना। देखो यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, ठीक है। यहाँ पे देखो यानी कि सिक्किम और वेस्ट बंगाल के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री बनाती है, ठीक है। वहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, रंगित रिवर है ना। और उसके बाद वो जाती है नीचे ब्रह्मपुत्र से मैच करती है, बांग्लादेश में जाती है। ब्रह्मपुत्र रिवर इस तरफ से आ रहा है, इधर से आ रही है, तो वो मैच कर जाएगी जाकर वहाँ पे। अब हो क्या रहा है कि जो वेस्ट बंगाल है, ममता बनर्जी का सरकार जो है वो चाहती है कि यदि वाटर हम ज़्यादा दे देंगे उसको तो फिर हमारे फार्मर्स को दिक्कत होगा। इंडियन गवर्नमेंट चाहता है कि नो, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए। बीच में ममता बनर्जी आ जाती है। यदि ममता बनर्जी भी आ रही तो ठीक है, वो अपने स्टेट के लिए आ रही है, इस पर्सपेक्टिव से भी हमें देखना होगा। मगर अभी तक इरिटेंट तो है रिवर टिस्टा को लेके, क्योंकि रिवर टिस्टा के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है बांग्लादेश। देखो ना, उसके फार्मर्स लोग बहुत डिपेंडेंट होंगे उस पर।
देखो इंडिया ने कहा कि ठीक है, ये जो प्रॉब्लम्स है टिस्टा वाटर शेयरिंग का, ठीक है, हम एक टेक्निकल टीम भेज रहे हैं, बांग्लादेश को एडवाइस करेगा कैसे मेगा प्रोजेक्ट बनाया जाए, कैसे मैनेज किया जाए टिस्टा रिवर को। तो इंडिया ने अपना एक टेक्निकल टीम भेजने का बात किया है, ठीक है। अब देखो ये इसलिए किया गया, इंडिया देखो एक तरह से इंडिया मजबूर है ये करने के लिए। क्यों? क्योंकि मई 2024 में चाइना और बांग्लादेश के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि 1 बिलियन डॉलर का एक प्रोजेक्ट बनने वाला है टिस्टा बेसिन के ऊपर। तो ऐसे केस में यदि इंडिया नहीं भेजेगा तो फिर बांग्लादेश चाइना के पाले में आ जाएगा। हाँ, तो हम भी अपना डिसीजन उस हिसाब से लेते हैं, क्योंकि चाइना का फोड़े बढ़ रहा है हमारे नेबरहुड को कंट्रीज सब में, समझे ना। तो इसमें देखो, और जो गंगा वाटर ट्रीटी है 1966 का, ठीक है, उसको रिन्यू करने की ज़रूरत है, वो अब स्टार्ट होगा। क्योंकि 1996 में जो बना था ये ट्रीटी, गंगा ट्रीटी, उसमें भी वाटर शेयरिंग का बात है, तो अब फिर से रीनिगोशिएट होगा उसके ऊपर, समझे स्टूडेंट। तो देखो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि यस, हम चाहते हैं कि दोनों कंट्री का लॉजिस्टिक जो है वो इम्प्रूव हो, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बने, ठीक है। और इंडिया का जो बहुत सारे बिजनेसमैन है उसको भी इनवाइट किया है कि आप आइए बांग्लादेश में निवेश करिए, इन्वेस्ट करिए, सही बात है। अब यहाँ पे हमें समझना होगा कि चलो ठीक है, चाइना कितना इंपॉर्टेंट है कंट्री बांग्लादेश के लिए, तो तुमको पता चलेगा। चाइना देखो, चाइना, इंडिया कुछ नहीं है चाइना के सामने में ट्रेड के मामला में। नंबर 1, बांग्लादेश का सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टनर यदि बायलैटरल ट्रेड है तो वो चाइना के साथ है, 24 बिलियन डॉलर का। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को जोड़ दोगे तो 24 बिलियन डॉलर का ट्रेड हो रहा है बांग्लादेश और चाइना के बीच में। जहाँ तक सवाल है इंडिया का था, इंडिया का केवल 14 बिलियन डॉलर होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों जोड़ के मैं बोल रहा हूँ। और इंडिया का फ़ायदा क्या है कि बांग्लादेश है वो हमारा लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है साउथ चाइना में। ऐसे देखो कि दुनिया में सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्टनर हमारा कौन है? चाइना है, उसके बाद यूएसए है। इंडिया कहता है कि, इंडिया बोलता है कि यूएसए फर्स्ट है, फिर सेकंड चाइना है। वह चाइना बोलता है कि नो फर्स्ट चाइना है और सेकंड यूनाइटेड स्टेट्स है। तो डेटा थोड़ा आसपास का ही डेटा है, इसलिए समझे ना। मगर ये भी बात तो पता है तुम लोग कि साउथ एशिया में सबसे लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर हमारा कोई है तो बांग्लादेश। अब बांग्लादेश के साथ हम ट्रेड सरप्लस में हैं, यानी कि हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम ज़्यादा कमा रहे हैं, तो हम भी लूज़ नहीं करना चाहेंगे। एक तो ट्रेड भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, प्लस हमारा नेबरहुड है। तुम दुश्मन को बदल सकते हो बच्चे लोग, तुम दोस्त को बदल सकते हो, मगर तुम पड़ोसी को नहीं बदल सकते हो। ये अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी कहा था, एंड इट इज़ अ फैक्ट, है कि नहीं। तो हमें लेके चलना पड़ेगा, इसको लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये चाइना का फोड़े में आने में टाइम नहीं लगेगा। देखो ना, ऐसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जितना भी देखोगे नेबरहुड सब में चल रहा है। तो हावेवर वही बोल रहा है कि चलो ठीक है, चाइना के साथ बहुत अच्छा ट्रेड है 24 बिलियन डॉलर का, मगर चाइना और बांग्लादेश ये खाली ट्रेड ही तक बात है, व्यापार तक ही बात है। व्हाट अबाउट द ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच, व्हाट अबाउट द पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, व्हाट अबाउट द कल्चर। बांग्लादेश और इंडिया का कल्चर सेम है। सूर्य सेन हुए कि नहीं हुए बांग्लादेश से, चित्तगोंग से, आज़ादी भी तो सेम है, एक ही तो थे हम लोग। कल्चर है, हमारा गॉड के बारे में उसको पता है, उसके गॉड के बारे में हमें पता है, सेम पीपल है हम लोग। तो ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच पे तो तुम इंडिया को नहीं हरा सकते हो। चाइना कहाँ पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट होगा, तो उसमें हम लोग आगे हैं और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज देखो अफ्रीका में इंडिया का वाहवाही है, कारण क्या है कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। जब HIV एड्स से ग्रसित था तो हम जेनेरिक मेडिसिन बना के दे दिए उसको, खाओ। तो ये गुडविल कौन भूल सकता है। तो इंडिया अपने गुडविल के लिए जाना जाता है, समझे। देखो यहाँ पे ये अलग बात है कि चाइना ने 35 मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बांग्लादेश में बनवा दिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स के बाद। उसके बाद भी मैटर ऑफ कंसर्न है बांग्लादेश के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि ज़्यादातर चाइना जो ध्यान देता है व्हाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट पे ध्यान देता है, कि बनवा देता है, कोई ट्रैफिक ही नहीं है। और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को भी पता है ये चीज़। देखो बांग्लादेश को कितना कर्ज है बताओ, 4 बिलियन डॉलर देना है पैसा, किसको? चाइना को देना है, इतना कर्ज पे हुआ। यानी कि जो फॉरेन डेप्ट है उसका 6% तो चाइना के साथ है उसका। और देखो 5G नेटवर्क बिछाने का बात था, है ना, और भी हाईवे बनाने के बाद था, वो अभी डिले में है, क्योंकि पता है बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर को कि आगे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि इसका जो स्ट्रैटेजी है वाइट एलिफेंट वाला है, इकोनॉमिकल वाइबल नहीं है, फिर भी प्रोजेक्ट बनवा देगा, बाद में क्या हमें को नुकसान होने वाला है ना। जैसे जिम्बाब्वे में हुआ, जैसे श्रीलंका में हुआ, जैसे पाकिस्तान में हुआ, तो सबका एक्सपीरियंस तो है, समझे ना। आगे देखो, तो इंडियाज आउटरीच शुड कंटिन्यू, इसलिए इंडिया का जो तरीका अप्रोच है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच वो वाला चीज़ रहना चाहिए। देखो
इंडिया ने 3 लाइन्स ऑफ क्रेडिट दिया है। 3 लाइन्स ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि लिमिट, कि हम 5 बिलियन दे रहे हैं, तुम इतना पैसा एसेस कर सकते हो हमारे इंडियन मार्केट से, हाँ आपको देना है, लौटाना है। ये ग्रांट्स नहीं है, ये लाइन ऑफ क्रेडिट है। लाइन ऑफ क्रेडिट में क्या होता है कि एक लिमिट फिक्स कर दिया जाता है कि इतना इतना पैसा इंडिया से बोरो कर सकते हो। तो इस तरह का हमने 3 लाइन्स ऑफ क्रेडिट दिया, और हमने असिस्टेंट भी दिया बांग्लादेश को कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो अपना, है ना, हाँ कम्युनिटी डेवलपमेंट करो अपना, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स करो। रिसेंट टाइम में हमने हेल्प भी किया है। तो इससे साफ साफ दिखता है कि इंडिया का जो अप्रोच है डिफरेंट है। इंडिया व्हाइट एलिफेंट पर ध्यान नहीं है, इंडिया सच में ही रियल अच्छा करना चाहता है अपने नेबरहुड। ये मैसेज है नेबरहुड में। तभी तो शेख हसीना 15 दिन के अंदर आ गई। फिर वो पता है कि इंडिया गलत नहीं करने वाला है, वो चाइना के पास नहीं जाएगी, वो चाइना के साथ जाना मजबूरी है आज के डेट में। समझ गए ना, कंप्लीटेड। नेक्स्ट टाइटल देखते हैं स्टूडेंट, द गवर्नमेंट शुड लिसन टू द सीरियस कंसर्न अबाउट द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। सिलेबस देखो, जीएस पेपर 3 इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। समझो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। क्यों हम लोग बात कर रहे हैं ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का? ग्रेट निकोबार जानते हो, जो सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है, अंडमान एंड निकोबार है, तो निकोबार का जो सबसे वाला नीचे वाला जो हिस्सा है वो उसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार। समझे? तो यहाँ पे देखो क्यों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में। तो समझो कि जो अपोजिशन पार्टी है, मेन अपोजिशन पार्टी कौन है? कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके मुखिया अभी राहुल गांधी है, एलओपी। उन्होंने अपोज किया है कि नीति आयोग ने जो मेगा प्रोजेक्ट जो क्लियर किया था 2021 में, उसमें जो तरीका जो अपनाया गया वो गलत तरीका है, पब्लिक डोमेन में भी नहीं डाला गया। इतना बड़ा प्रोजेक्ट के बारे में लोगों को पता ही नहीं कि अंदर क्या खिचड़ी पकड़ा है। क्योंकि जब आप इस तरह का प्रोजेक्ट लेके आते हो तो लोगों को पता होना चाहिए कि क्या चलने वाला है। इन्वायरमेंटलिस्ट को पूरा डिटेल होना चाहिए, पता होना चाहिए उसको। तो आपने बिना अकाउंटेबिलिटी मेंटेन किए हुए आपने क्लियरेंस दे दिया, ये गलत चीज़ है, तुरंत सस्पेंड होना चाहिए ये प्रोजेक्ट एज पर द अपोजिशन पार्टी। एंड तत्व है इस पे, ऐसा नहीं कि अपोजिशन है तो अपोज कर रहा है, नो, इसके पीछे है इन्वायरमेंटलिस्ट का भी बहुत कंसर्न है, जो कि तुमको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। तो जो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या बोल रहा है कि ये जो तरीका है ये वायलेशन ऑफ ड्यू प्रोसेस है, यानी कि आपने सही तरीके से प्रोसेस को फॉलो नहीं किया है। आप ऐसे प्रोजेक्ट को सैंक्शन दे दिए, अनुमति दे दिए, आपने ठीक नहीं किया। ये लीगल जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है ट्राइबल कम्युनिटी को बचाने के लिए, उसके ये विरोध में है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सोम्पेंस लोग रह रहे हैं, पीपीटीजीस लोग हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप से सोम्पेंस है कि नहीं वहाँ पे। तो जब आप इतना वृक्ष को काटोगे, जब इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट लेके आओगे, उसका क्या होगा उस आदमी का? संविधान में तो ट्राइबल कम्युनिटी को बचाने का बात है, आप तो बर्बाद कर दोगे। और वो लोग ऐसे लोग हैं कि जो लाखों साल से वहाँ पे रह रहे हैं, अब बाहर यदि आएंगे तो वल्नरेबल हो जाएंगे। जानते हो ना, ट्राइबल लोग बाहर नहीं आ सकते हैं, बाहर आएंगे तो बीमार हो जाएंगे वो। हम लोग ना बाहर घूमते हैं तो हम लोग जो बहुत सारा बीमारी को हम लोग डाइजेस्ट कर लेते हैं, वो लोग एक ही जगह पर आइसोलेटेड रहे हैं, वो बाहर आ जाएंगे तो फिर मर जाएंगे। और संख्या कितना है? 250 संख्या है बस सोम्पेंस का, इतना कम नंबर बचा है सोम्पेंस का। तो तुम इस ट्राइबल ग्रुप को ख़त्म ही ना करना चाहते हो? क्योंकि संविधान में इस ट्राइबल ग्रुप को बचाने का बात था। और ये भी कहा गया कि ये जो प्रोजेक्ट है ये इकोलॉजिकली हार्म करेगा और आदमी का जीवन बर्बाद कर देगा, इसलिए तुरंत सस्पेंड होना चाहिए मेगा प्रोजेक्ट ग्रेट निकोबार का। कांग्रेस ने कहा कि थरो इम्पार्शियल रिव्यू होना चाहिए प्रोजेक्ट के ऊपर, फिर से रिव्यू होना चाहिए और ये पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा जाना चाहिए। और हम जानते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजने का जो अधिकार है वो स्पीकर के पास, तो क्योंकि रिव्यू होगा वहाँ पे। आगे देखो, हाँ इस फिगर में तुमको पता चल जाएगा कि देखो स्टूडेंट, ट्राइबल ग्रुप 6 ट्राइबल ग्रुप है अंडमान एंड निकोबार ऑल टुगेदर करके, और 6 में जो 5 ग्रुप है वो पीबीटीजीस है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल। बस निकोबारी है कि जो पीबीटीजीस नहीं है, क्योंकि निकोबारी का जनसंख्या अच्छा खासा है। बाकी जितने भी देखोगे, सेंटिनलीज हो गया, ओएनजेस हो गया, जरावास हो गया, हाँ अंडमानीज हो गया, सोम्पियंस हो गया, ये जितने भी तुमको दिख रहा है ये सब क्या है स्टूडेंट? निकोबारी छोड़ के सब क्या है? पीबीटीजीस है। और देखो नीचे जो दिया गया फिगर, सोम्पेंस देख रहे हो ना, वहीं पे प्रोजेक्ट बनने का बात है। सबसे नीचे वाला जो फिगर दिख रहा होगा तुम लोग को, ग्रेट निकोबार, वहीं पे ना प्रोजेक्ट बनने का बात है, वहीं पे ट्रांसशिपमेंट प्रोजेक्ट बनने का बात है। ट्रांसशिपमेंट, बड़ा बड़ा शिप के लिए वो जगह होगा, पोर्ट बनेगा वहाँ पे। क्यों पोर्ट बनना? क्योंकि बगल में मलाक्का स्ट्रेट है, और मलाक्का स्ट्रेट दुनिया का सबसे बिजिएस्ट रूट है।
जो कि तुम्हारे इंडोनेशिया का आर्किपेलागो में तुमको दिखेगा, मलाया और इंडोनेशिया बीच में है ना मलाका स्ट्रेट, सबसे बिजीएस्ट रूट। तो इंडिया चाहता है कि वो अपना मैरीटाइम ट्रेड को बढ़ाए, मगर किस कॉस्ट पे, सवाल ये है। देखो तो ग्रेट निकोबार जैसे देख सकते हो तुम लोग आइलैंड साउदर्न टिप ऑफ इंडिया में आता है। अब पूरा अंडमान एंड निकोबार जो आर्किपेलागो है, ग्रुप ऑफ आइलैंड से, ये खुद 600 प्लस आइलैंड से बना हुआ चीज़ है। अब देखो इसमें देखो कितना रेनफॉल, बच्चे लोग अंडमान निकोबार देखते हो डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, वेजिटेशन के लिए जाना जाता है। इंडिया में बच्चे लोग कितना सेंटीमीटर रेनफॉल होता है, वही लगभग 130 से लेकर 150 से 160 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो रेनफॉल 350 सेंटीमीटर का रेनफॉल है, 350 है, यानी कितना इंपॉर्टेंट एरिया है। और जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होगा तो वहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा होगा, हम जानते हैं इस चीज़ को, समझे ना। तो पूरा इंडिया को जो मिल रहा है रेनफॉल वो 150 सेंटीमीटर के आसपास मिलता है, और उसमें 75% तो हम जानते हैं कि साउथ वेस्ट मानसून से ही मिलता है, और जो बचा हुआ परसेंट तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट मानसून से मिल रहा होता है, समझ गए। तो 350 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल मिलता है। देखो स्टूडेंट 910, समझे, ये ग्रेट निकोबार के बारे में बताया गया। 910 स्क्वायर किलोमीटर का मैंग्रोव्स है वहाँ। मैंग्रोव्स कितना इंपॉर्टेंट है कंजर्वेशन के लिए, नहीं कितना इंपॉर्टेंट है तुम्हारा कार्बन सिंक के लिए। और पैंडोन फॉरेस्ट, क्या होता है पैंडोन फॉरेस्ट का मतलब वही पाम ऑयल वाला फॉरेस्ट सब है। तो ये जो जगह, पाम ऑयल जानते हो ना, खजूर का जो, तो ये जगह रिच है बायोडाइवर्सिटी में, बहुत सुंदर है, गिफ्टेड है ये इकोलॉजिकली। उसको काटोगे प्रोजेक्ट के लिए। और सिस्मिक जोन में भी आता है, रिंग ऑफ फायर में भी आता है, वहाँ पे सोम्पियंस रहते हैं। सवाल तो उठेगा ना, सवाल उठेगा। देखो बोला टू ट्राइबल कम्युनिटी, सोम्पियंस एंड निकोबारिस। चलो निकोबारिस चलो ठीक है, ट्राइबल है, पीबीटीजीस नहीं है, मगर सोम्पियंस का क्या, निकोबारिस बोले ना ट्राइबल है, वहाँ पीबीटीजीस नहीं है। पीबीटीजीस ज़्यादा वो होता है, वल्नरेबल होता है, क्योंकि संख्या उसका कम है। देखो सोम्पियन, देखो सोम्पियन कितना 250 नंबर है उसका, बेचारे लोग हंटर गैदरर है, और वो पीबीटीजीस क्लासिफिकेशन में भी आता है। तो जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे, ये लोग फिर फॉरेस्ट कटेगा तो ये लोग फिर आएगा कॉन्टैक्ट में, ये लोग मर जाएंगे फिर, क्योंकि इम्यूनिटी उतना स्ट्रांग नहीं होता है इन लोग का। तो थोड़ा सा और समझ लो ग्रेट निकोबार आइलैंड के बारे में। तो निकोबारिस, देखो निकोबारिस 2 ग्रुप के होते हैं। निकोबारिस भी 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं निकोबारिस ट्राइबल पीपल को। ये पीबीटीजीस नहीं ना है, निकोबारिस का बात कर रहा हूँ, ट्राइबल तो है। एक ग्रेट निकोबारिस है, एक लिटिल निकोबारिस है, समझे ना। हाँ, डिफरेंट डायलेक्ट से अपना अपना लैंग्वेज है निकोबारिस का। बट सोम्पियंस जो देख रहे हो, सोम्पियंस का अपना ही यूनिक लैंग्वेज है कम्युनिकेशन के लिए। यदि सोम्पियंस को कुछ होगा तो लैंग्वेज भी खत्म हो जाएगा उसका। यूनिक लैंग्वेज है इन लोग का। कैम्बल बे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। देखो कैम्बल बे प्रीडोमिनेटली हाउसेस, यानी कैम्बल बे जो जगह है वहाँ पे तुम्हारा ग्रेट निकोबारिस लोग रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है वो भी। एंड द मेजोरिटी ऑन ग्रेट निकोबार कंप्राइजेस पीपल हु सेटल ऑन द आइलैंड फ्रॉम द मेनलैंड इंडिया। देखो भारत ने एक पॉलिसी चलाया था 1968 से लेकर 1975 तक, इंदिरा गांधी का टाइम था ये, कि भारत के जो मिलिट्री वाले लोग सब, ऑफिसर सब लोग हैं वो यहाँ पे आके सेटल हो गए थे। अभी लगभग 6000 संख्या है इस तरह के लोग का, सब पढ़े लिखे तेज तरार वाले लोग सब आके यहाँ पे सेटल हो गए। ये कोई बुरा चीज़ नहीं है, संख्या बहुत ज़्यादा हो जाए तो दिक्कत था, क्योंकि हमारा होल्ड भी होना जरूरी है अंडमान निकोबार में, इस पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को देखा जाए तो। 1968 से 75 में एक पहलू चला था, सरकार ने क्या किया था, बहुत सारे जो ऑफिशियल लोग हैं उसको सेटल करवाया था यहाँ पे। अभी संख्या कितना है, 6000 है। अब यहाँ पे देखो तो आखिर ये कब हुआ, ये नीति आयोग ने कब इस तरह का प्रोजेक्ट को सैंक्शन दिया था। देखो 2021 में नीति आयोग ने एक अपना प्रोजेक्ट को अनवील्ड किया, यानी कि उसको दिखाया, उसको बताया दुनिया को कि 72,000 करोड़ का प्लान है, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड्स एट अंडमान निकोबार, यानी कि ग्रेट निकोबार जो आइलैंड है उसको पूरा डेवलप करना है, होलिस्टिक डेवलप करना है, ऑल 360 डेवलप करना है। मगर तुम 360 जो डेवलप करने का बात कर रहे हो, एट व्हाट कॉस्ट, सवाल ये है, एट व्हाट कॉस्ट। इसमें कहा है कि इंटरनेशनल ट्रांसशिप्ट, वही टर्मिनल बनाएंगे, पोर्ट वगैरह बनवाएंगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का बात है, पावर प्लांट बनाने का बात है, टाउनशिप बनाने का बात है। बताओ, देख रहे हो प्रोजेक्ट। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक तुम्हारा बॉडी है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। समझ गए ना स्टूडेंट। आगे देखो क्या, व्हाट इज द नीड, क्या जरूरी है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के लिए और एयरपोर्ट के लिए। तो नीति आयोग का मानना ये है कि ग्लोबल मैरीटाइम इकोनॉमी में हमें और बेटर करना है, समझे ना, हमें मेजर प्लेयर बनना है कार्गो ट्रांसपोर्ट में, क्योंकि हर पोर्ट का अपना एक लिमिटेशन है।
और इसका वाटर डेप्थ भी बहुत अच्छा है। मैंने बताया ना, वाटर डेप्थ बहुत अच्छा है। वहाँ पर बड़ा बड़ा जहाज वहाँ पर रुक सकता है, यहाँ पे डॉक हो सकता है, और वहाँ से मलाका स्टेट जाना बहुत आसान हो जाएगा। तो हम भी अपना मैरीटाइम जो हमारा ट्रेड है उसको बढ़ा सकते हैं एज पर द नीति आयोग। और दूसरा क्या चीज़ है कि सस्टेनेबल टूरिज्म एक्टिविटी को भी हम प्रमोट कर सकते हैं। बाहर के लोग आएंगे, इंडिया के लोग आएंगे, तो इससे टूरिज्म भी ग्रोथ होगा। मगर सवाल यही उठता है बार बार इन्वायरमेंटलिस्ट के द्वारा, बट एट व्हाट कॉस्ट? टूरिज्म बढ़ाना कोई अच्छी बात थोड़ी है। क्या हुआ अंटार्कटिका का? हाँ, कितना संख्या बढ़ा वहाँ पे। तो आइडिया जो ट्रांसशिपमेंट का इसलिए है स्टूडेंट, क्योंकि वर्ल्ड का बिजिएस्ट इंटरनेशनल सीडर तुमको मलाका स्टेट में दिखेगा। इसलिए इंडिया भी चाहता है कि ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड में हमारा भी पार्टिसिपेशन तगड़ा, इसलिए बनाना चाहता है। आगे देखो, तो अब यहाँ पे तुमको समझ में आ जाएगा कि यदि ये हमारा बनता है तो क्या नुकसान होगा। नंबर 1 देखो, ह्यूज इकोलॉजिकल कॉस्ट। देख रहे हो ना, बहुत नुकसान हो जाएगा जी। इकोलॉजिकल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ट्राइबल राइट्स का वायलेशन होंगे। कहा जा रहा है कि यदि ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो 130 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट को डाइवर्ट किया जाएगा, काटा जाएगा। बच्चे लोग, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि 10 लाख ट्रीज को काट दिया जाएगा। बिग अमाउंट ना। यहाँ पे आदमी एक ट्री नहीं लगा सकता है ठीक से, और यहाँ पे 10 लाख ट्रीज काटने का बात है। तो इन्वायरमेंटलिस्ट जो है उसका दिमाग खड़ा होगा ना, हाँ, उसका कान खड़ा होगा ना, वो टेंशन में आएगा ना। तो और दूसरा बात है कि वाइल्ड लाइफ देखो ना, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ पता 2021 में सरकार ने 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो उसको डीनोटिफाइड कर दिया। कायदे से होना चाहिए कि और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बढ़ाया जाए। तो जो पहले से जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रेजेंट था उसका स्टेटस को और ख़त्म कर दिया गया, डीनोटिफाइड कर दिया। जैसे गैलथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड मेगापोर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बताओ ये प्रोजेक्ट बनाने के चक्कर में उसको डीनोटिफाइड कर दिया। उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को वो कर दिया, स्टेटस खत्म कर दिया गया उसका। वेरी बैड ना। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ने अपना एक नेशनल मैरीटाइम टोटल एक्शन प्लान भी लेके आया। देखो ये तो हिपोक्रेसी हो गया ना, एक तरफ आप खत्म कर दिए, एक तरफ आप प्लान लेके आए दूसरा चीज़। व्हाट डज इट मीन? ये सही चीज़ तो नहीं है। एक तरफ 2 थप्पड़ मार दिए और एक तरफ नया एक आप चॉकलेट दे दिए। व्हाट डज इट? कोई फायदा नहीं है काम, क्योंकि वो बचाना जरूरी है। देखो ना वहाँ पे जो ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल जो बनेगा वो गैलथिया बे में ही आएगा, इसलिए तो उसको हटाया गया, वहाँ से डिक्लासिफाई किया गया है, समझा। जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट से जायंट लेदरबैक टर्टल का, वहाँ पे ये टर्टल सब वहाँ पे उसका साइट से नेस्टिंग साइट है, समझे। और जबकि जायंट लेदरबैक टर्टल और निकोबार मेगाडॉट खुद तुम्हारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 में आता है। तो ये तो डायकोटॉमी हो गया बात। जब आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का फर्स्ट शेड्यूल में कोई आ रहा है, फर्स्ट शेड्यूल में स्पेशल प्रोटेक्शन, लायन, टाइगर वो भी फर्स्ट शेड्यूल के अंदर आता है, लियोपार्ड वो भी फर्स्ट शेड्यूल के अंदर आता है। जब ये एनिमल सब फर्स्ट शेड्यूल के अंदर आ रहा है और आप उसका जो रहने वाला जगह है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसको आप डीनोटिफाइड कर रहे हो, तो ये कतई भी उचित नहीं है। मरेगा ये प्रजाति, सब खत्म हो जाएगा ये प्रजाति सब इंफ्रास्ट्रक्चर के चक्कर में। आगे देखो, और दूसरी बात है, देखो ये तो आरोप लगा है सरकार के ऊपर कि सरकार ने इन्फॉर्मेशन को छुपाया है। बोला ना अभी अपोजिशन ने, सरकार का काम होना चाहिए था कि पब्लिक डोमेन में वो डाले कि क्या है उसका इंटेंट, क्या कर, पब्लिक डोमेन में है ही नहीं वो चीज़। अब देखो ये इसके भी ये ट्राइबल काउंसिल ऑफ ग्रेट निकोबार और लिटिल निकोबार, ठीक है, ये ट्राइबल काउंसिल, ट्राइबल मतलब ट्राइबल को देखने के लिए जो काउंसिल बनता है, इसने आरोप लगाया है कि ज़बरदस्ती हमसे, मतलब आया जल्दी तेज़ी से आया और हमसे सिग्नेचर ले लिया। हमने पूरा ठीक से पढ़ा ही नहीं, बहुत ही रस तरीके से हमसे करवाया गया। अब हम अपोज करते हैं इस चीज़ को। शुरू में एनओसी दे दिया, मतलब नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया, बाद में बोला कि नो गलत तरीके से हमसे लिया गया है, हम बिल्कुल एनओसी नहीं देते हैं। तो मामला गड़बड़ हो गया ना। ये काउंसिल जो बोल रहा है अभी, अब पहले गलती से इसने साइन कर दिया, तो ये मैसेज क्या जाएगा कि बहुत तेज़ी से प्रोजेक्ट को करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए गलत तरीके से सिग्नेचर ले लिया गया, यही जाएगा मैसेज। देखो वही हुआ है। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसेस क्या है, अप्राइजल प्रोसेस क्या है, पब्लिक डोमेन में डालना चाहिए तो अभी भी सिक्योरिटी है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब को बचाने के लिए कमीशन है कि नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसने भी मांगा है एक्सप्लेनेशन वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि देखो भाई क्या है, लोकल ट्राइब्स के लिए क्या होगा ज़रा बताना, ये प्रोजेक्ट बनेगा तो वहाँ का स्थिति क्या होगा, गिव मी द रिपोर्ट। तो यानी कि कह सकते हो कि जितने भी इंस्टीट्यूट सब है, इंस्टीट्यूशन सब भारत का है,
वो भी प्रोएक्टिव हो गया है कि प्रोजेक्ट नहीं बनना चाहिए। यदि प्रोजेक्ट बनना भी चाहिए तो उस अकाउंटेबल रहना चाहिए आपके प्रोसेस में। देखो एनजीटी, देखो एनजीटी जानते हो 2010 में जो बना था बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसमें रिटायर्ड चीफ जस्टिस जजेस सब होते हैं, समझे। तो उसने ये अप्रूव उसने भी बोला है कि सबमिट करो, रिपोर्ट सबमिट करो फॉरेस्ट क्लियरेंस का। अभी तक पब्लिक में आया नहीं है ये। और कुछ लैंड तो बच्चे लोग ये जान के हैरान हो जाओगे, कुछ लैंड सरकार ने अपने दस्तावेज में लिखा है कि अनइनहैबिटेड, यानी कोई रह नहीं रहा है, जबकि वो लैंड तुम्हारा निकोबारिस क्लेम कर रहा है। तो निकोबारिस का जो एंसिस्टल जो लैंड है, जो कि जनरेशन टू जनरेशन चला, उसको हथिया लेगा सरकार। तो ये भी तो गलत चीज़ है, बात समझे। सोमपेन के लिए देखो, सोमपेन के लिए सबसे बड़ा डर क्या है कि यदि ट्री कटेगा, प्रोजेक्ट बनेगा तो वो बाहर आउटसाइड वर्ल्ड में आ जाएगा। आउटसाइड वर्ल्ड में आएगा तो फिर वो जी नहीं पाएगा, क्योंकि वो उसका इम्यूनिटी उतना स्ट्रांग नहीं होगा, क्योंकि वो आइसोलेटेड फॉर्म में रहा है। तो प्रॉब्लम ये है, समझ गए। तो देखो अभी जो लोकल पंचायत है वही कैम्बल बे का, उसने कंसर्न को जताया है कि क्या है सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये किस तरह एयरपोर्ट के लिए लैंड लिया जा रहा है। और ये जगह तो बहुत खतरनाक जगह है, ये तुम्हारा सिस्मिक जोन 5 में आता है, अर्थक्वेक जोन एरिया है, और इतना ही नहीं ये रिंग ऑफ फायर में भी आता है। तो क्या ये प्रोजेक्ट बनना चाहिए, सवाल ये है। तो इन्वायरमेंटलिस्ट जो कंसर्न जता रहे हैं इसमें दम है। देखो प्रोजेक्ट बनाओ, अच्छी बात है, मगर प्रोजेक्ट में आप जो बना रहे हो तो यू मस्ट बी अकाउंटेबल। सबको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट क्या बनना है। अब हंस में बना रहे हो, बहुत तेज़ी से बना रहे हो, बिना कुछ रिपोर्ट दिए हुए, तो ये ठीक नहीं है। कंप्लीट।